कीमियागर संघ से बाहर निकलने के बाद जियाओ यान सीधे उस सराय में लौट आया जहां वो रह रहा था। सराय छोड़ने से पहले उसने अपनी पूरी क्षमता हासिल करने तक सराय में कुछ घंटे आराम किया। फिर वो आज के जहर को हटाने के सत्र को शुरू करने के लिए नालन कबीले में चला गया। हालांकि वो जानता था कि उसके शरीर के भीतर जला देने वाला जहर हर बार सघन होता जाएगा जब वो नालन जी को जहर निकालने में मदद करेगा। जियाओ यान केवल जला देने वाले जहर और 7 जादुई हरी आत्मा लार में निहित शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस तरीके को जारी रख सकता था। हालांकि जला देने वाला जहर कितना भी असामान्य क्यों न हो, वो बहुत चिंतित नहीं था। आखिरकार ग्रीन लोटस कोर फ्लेम उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। जियाओ यान का मानना था कि वो जला देने वाले जहर से लड़ सकता है, भले ही वो उसके अंदर फट जाए। इन कुछ दिनों के बाद जब नालन जी और नालन सू ने व्यक्तिगत रूप से उसे विदा किया, तो पूरा नालन कबीला जियाओ यान को एक ठंडे चेहरे वाले युवक के रूप में जान गया था। इसलिए जब उन्होंने उसकी आकृति देखी तो न केवल वे उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े, बल्कि जब वो गुजरा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर उसका अभिवादन भी किया। अब आकाश पहले से ही अंधेरा हो चुका था। हालांकि नालन कबीला अभी भी जगमगा रहा था। कबीले के सदस्य बाजार की तरह रास्तों पर आते जाते थे। जियाओ यान बड़ी ही आत्मीयता से कुछ छोटे रास्तों से गुजरा और नालन कबीले का विशाल बड़ा हॉल एक बार फिर उसकी नजर में आ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हॉल से कुछ धुनों के साथ शोरगुल वाली हंसी की लहरें निकल रही थी। इससे शांति पसंद करने वाले जियाओ यान का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। धीरे धीरे हॉल में चलते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें उठाई और चारों ओर देखा। उसने देखा कि अंदर काफी लोग बैठे थे। वे मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जैसे कि ये कोई मजेदार सभा हो। दरवाजे के पास खड़े होकर जियाओ यान की नजर हॉल के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी और उसे ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि न केवल लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस मौजूद थे, बल्कि या फी भी उनके बीच थी। वर्तमान में वो लाल रंग की टाइट ड्रेस पहने हुए थी। एक बर्फ की सफेद फर कोट उसके कंधों को ढक रहा था, जो उसके रूप में थोड़ी शालीनता और विलासिता जोड़ रहा था। उसके सुंदर और मनमोहक कर्व्स ने कई पुरुषों की निगाहें चुपके से उसकी ओर खींच ली। लगता है मैं अनुचित समय पर आया हूं। इस जीवंत हॉल को देखते हुए जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो बस मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसके बगल से एक महिला की कोमल आवाज सुनाई दी। मिस्टर यान जियाओ, जब आप यहां, तो क्यों न आप अंदर आकर थोड़ी देर आराम करें। आवाज सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और एक खंभे के पास खड़ी नाजुक सुंदरता को देखा। उसका उदासीन चेहरा अनायास ही थोड़ा गर्म हो गया। हालांकि उसके बाद उसके चेहरे पर एक बार फिर से उदासीनता लौट आई और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है नालन जियाओ जी, मुझे चुप्पी पसंद है और मैं वास्तव में इस तरह के दृश्यों का आनंद नहीं लेता। स्तंभ के पास दिखाई देने वाली सुंदरता स्वाभाविक रूप से नालन कबीले की सबसे कीमती महिला नालन यानरान थी। वो वर्तमान में स्तंभ के पास सुंदर रूप से खड़ी थी। उसके उत्तम और अद्वितीय चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। चौड़ी आस्तीन, चांद के रंग के कपड़े जो केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सदस्य ही पहन सकते थे, कभी कभी नीचे के सुंदर वक्रों को प्रकट करते थे। उसके फिगर की तुलना करने पर वो या फी से कोई भी बदतर नहीं दिखी। हालांकि उनकी आभा पूरी तरह से अलग थी। वर्तमान नालन यानरान को देखकर जियाओ यान ये स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि इन 3 वर्षों के दौरान वो वास्तव में उस बिगड़ैल युवा से वर्तमान परिपक्व महिला में बदल गई थी, जिसकी उपस्थिति परिष्कृत थी। ऐसी महिला के लिए ये अजीब नहीं होगा अगर कोई कहे कि उसे हजारों किलोमीटर के भीतर सभी पुरुषों द्वारा प्रपोज किया गया था। हालांकि नालन यानरान चाहे कितना भी बदल गया हो,
लेकिन जो चीज जियाओ यान के दिमाग में हमेशा एक ब्रांड की तरह अंकित थी, वो थी वो बिगड़ैल लड़की जिसने जियाओ कबीले में जबरदस्ती सगाई तोड़ दी थी, जिससे उसके पिता के लिए चीजें मुश्किल हो गई थी। इसलिए जियाओ यान के लिए उसके प्रति कोई भी अच्छा भाव प्रदर्शित करना मुश्किल था। मिस्टर यान जियाओ, मैंने सुना है कि इस बार अल्केमिस्ट एसोसिएशन के आंतरिक परीक्षण के दौरान आपके परिणाम काफी अच्छे थे। नालन यानरान पिछले कुछ दिनों में जब भी उनसे मिलते थे तो जियाओ यान का ठंडा चेहरा देखते थे। इसलिए नालन यानरान उसके वर्तमान भाव के कारण पीछे नहीं हटी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो। जैसे ही उसने अपने चारों ओर फैली खुशबू को सूंघा, जियाओ यान के कदम बिना किसी की नजर में आए दूसरी तरफ बढ़ गए। जियाओ यान को यह अजीब नहीं लगा कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के आंतरिक परीक्षण के परिणाम के बारे में जानना उसके लिए अजीब था। जियामा साम्राज्य में नालन कबीले की ताकत के साथ इस छोटी सी जानकारी के बारे में जानना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा उसे खुश करने के लिए लियू लिंग क्या नहीं कहेगा। भाग्य, जियाओ यान ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। उसने ऐसे बोला जैसे वो हर शब्द को कीमती सोने की तरह संजोता हो, बस एक बार में थोड़ा सा खर्च करता हो। बोलते समय उसकी नजर नालन यानरान पर भी नहीं गई। वो चुप रहा। जियाओ यान की इस उदासीनता ने उससे दूर लोगों को अलग थलग कर दिया, जिससे नालन यानरान को थोड़ा सिर दर्द महसूस हुआ। इतने सालों में उसके सामने वाला युवक उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार करने वाला पहला पुरुष था। वो कड़वाहट से मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, बोलने से रोकने का इरादा किया। हालांकि वो दूर जाने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे एक सुन्न कोमल हंसी सुनाई दी, जो पुरुषों को अपने पैरों में कमजोरी महसूस करा सकती थी। हे नालन जियाओ जी, अंदर बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फिर भी तुम यहां किसी के साथ इत्मीनान से बातें कर रहे हो। इस जानी पहचानी हंसी को सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया। उसने उस मोहक महिला को देखा जो लाल शराब का प्याला लिए हुए थी और आलस से दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी। उसका ठंडा और उदासीन चेहरा थोड़ा पिघल गया। नमस्ते मिस्टर यान जियाओ, हम फिर मिलेंगे। याफी मुस्कुराई और आगे बढ़ी और उसने जियाओ यान की ओर अपना पारदर्शी वाइन कप लहराया। उसकी लंबी सुंदर पलकें लोमड़ी के दानव जैसी चालाकी दिखा रही थी। क्यों? क्या मिस्टर यान जियाओ और याफी करीब है? या फी का अभिवादन सुनकर नलन यानरान की भौहें बिना कोई निशान छोड़े हिल गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यान जियाओ और मैं एक दूसरे को कुछ सालों से जानते हैं और हमारा रिश्ता काफी अच्छा है, याफी ने कहा और फिर से मुस्कुराई। उसकी आंखें घूम गई और जियाओ यान की ओर मुड़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं सही कह रही हूं मिस्टर यान जियाओ? जियाओ यान ने अपने कंधे उचकाए और याफी के हाथ से वाइन कप लिया, जिसके बाद उसने याफी के थोड़े लाल सुंदर चेहरे के सामने उसे अपने मुंह में खाली कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां क्यों हो? याफी ने जियाओ यान के हाथ से शराब का प्याला छीन लिया और गुस्से से थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा, तुम सच में बहुत असभ्य हो। जियाओ यान मुस्कुराया और याफी के लाल और चिकने चेहरे को घूरने लगा। याफी की मनमोहक सुंदरता ने लोगों के दिलों को छू लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वू टैन सिटी में अनगिनत लोग थे जो याफी की शक्ल देखने के लिए नीलामी घर की ओर भागते हुए सिर में चोट लगने तक धक्का मुक्की करते रहे। उस समय पिताजी में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते थे। एक बूढ़ा बैल कोमल गिलास खाता है, ये अच्छा काम नहीं है। जियाओ यान का हाथ धीरे धीरे उसकी ठुड्डी को सहला रहा था, क्योंकि वो अचानक अपने दिल में शरारती ढंग से सोचने लगा था। टीएल, एक बूढ़ा बैल कोमल गिलास खाता है, एक बूढ़ा आदमी अपनी उम्र से बहुत छोटी महिला के साथ। नालन यानरान एक तरफ खड़ी थी और उसने इन दो लोगों को देखा जिनमें छेड़खानी के कुछ संकेत थे। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक हो गया।
उसने शुरू में सोचा था कि जियाओ यान की ठंडक उसके चरित्र के कारण है। हालांकि जब उसने उसके और या फी के बीच उसकी मुस्कान में गर्मजोशी देखी, तो उसने देखा कि ये उस ठंडक से बिल्कुल रहित थी जो उसके साथ व्यवहार करते समय थी। मिस्टर यान जियो या फी शियाओ जी, आप बातचीत जारी रख सकते हैं, मैं पहले जाऊंगी। सॉरी। नालन यानरान ने उन दोनों को थोड़ा सा झुकाया, मुड़ी और बड़े हॉल में चली गई। अपनी पीठ की हिलती हुई आकृति को उनके देखने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही उसने नालन यानरान की पीठ को देखा जो चली गई थी, जियो यान का अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और अपने मुंह में बची हुई रेड वाइन का स्वाद चखा। छोटा साथी, बड़ी बहन का फायदा उठाने की हिम्मत तो तुम में है। नालन यानरान के चले जाने के बाद या फी की भौहें खड़ी हो गई और वो झुंझलाहट के साथ जियो यान से बात करने लगी। जियो यान की नजर या फी के चेहरे से गुजरी और आखिरकार उन मोहक लाल होठों पर रुक गई। उसे एक पल पहले उन दोनों के एक ही शराब के प्याले से शराब पीने का आकर्षक विचार याद आया। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। जब जियाओ यान उसके मुंह को घूर रहा था, तो याफी स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वो क्या सोच रहा था। तुरंत उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली छा गई और उसने अपने पैर पटकते हुए डांटा, अगर तुम अजीब तरह से व्यवहार करना जारी रखोगी तो तुम्हारा असली नाम चिल्लाने के लिए बड़ी बहन को दोष मत देना। उसके शर्मिंदा भाव को देखकर जियाओ यान मुस्कुराया और उचित रूप से अपनी नजर हटा ली। तुम यहां क्यों हो? दादाजी नालन का धीरे धीरे ठीक होना नालन कबीले में एक बड़ी बात है। नालन कबीले के एक व्यापारिक भागीदार के रूप में प्राइमर कबीले स्वाभाविक रूप से आमंत्रित लोगों में से थे। याफी ने हॉल के अंदर की ओर देखा और अपनी बर्फ जैसी सफेद ठुड्डी को सहलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से प्राइमर कबीले के अलावा अंदर के लोग ज्यादातर ताकतवर हैं, जो जियामा पवित्र शहर में काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है जब जला देने वाला जहर पूरी तरह से निकाला भी नहीं गया है। क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? जानकारी सुनकर जियाओ यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दादाजी नालन को आपकी क्षमता पर भरोसा है। हालांकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में दादाजी नालन के शरीर से जला देने वाला जहर निकाल पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जला देने वाला जहर है जिससे पिल्किंग गुहे को भी सिर दर्द हो गया था। अब साम्राज्य में कई अलग अलग शक्तियों के बीच आपके बारे में खबर फैल रही है। याफी की सुंदर आंखें जियाओ यान को घूर रही थी क्योंकि उसने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, उस समय जब उसने उसे नालन कबीले में आने की सिफारिश की थी तो उसने केवल इसे आजमाने के विचार को अपनाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ यान वास्तव में दादाजी नालन को ठीक करने में सक्षम होगा। अगर ये 7 जादुई हरी आत्मा लार के लिए नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। जियाओ यान ने बड़े हॉल में नजर घुमाई और उसने धीरे से जवाब दिया, आपने नालन यानरान को भी देखा है, लेकिन आप मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत हैं। याफी ने कहा और एक शरारती मुस्कान दी। जिसने उसे देखा वो यान जियाओ है, न कि जियाओ यान। जियाओ यान ने अपनी 10 उंगलियां पार कर ली। उसकी नजर उस नाजुक महिला पर थी जो हॉल में चलते ही ध्यान का केंद्र बन गई थी। उसकी गहरी काली आंखों में एक ठंडापन था। याफी ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने इस मुद्दे के बारे में पूछताछ जारी नहीं रखी। इसके बजाय उसने एक और मुस्कान के साथ कहा, चलो चलते हैं, अंदर जाओ और देखो। हमारे कबीले के मुखिया वास्तव में तुमसे मिलना चाहते हैं। वो उत्कृष्ट युवक जो ओल्ड हाई को भयभीत कर सकता है। रुचि नहीं है? कृपया। छोटे साथी, बड़ी बहन ने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुम बड़ी बहन का अपमान नहीं कर सकते। ये देखकर कि जियाओ यान जाने का इरादा रखता है, याफी ने अपने नाजुक हाथों को एक साथ रखा और वो उन्हें हिलाती रही।
तुम लोगों को बेवकूफी भरे फैसले लेने पर मजबूर कर रही हो। याफी एक आकर्षक आभा के साथ पैदा हुई थी। इस छोटी लड़की जैसी हरकत को जोड़ते हुए जियाओ यान केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और इस दृश्य हमले पर अपना सिर हिला सकता था। उसने अपना हाथ हिलाया और अज़हाए होकर कहा, ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं। यह देखकर कि जियाओ यान ने सहमति व्यक्त की थी, या फी के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक खुशी उभर आई। उसके चेहरे की छोटी लड़की वाली हरकत तुरंत गायब हो गई। फिर वो मुड़ी और सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ गई। उसके इस तेज बदलाव को देखकर जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराया और आह भरी। वो केवल उसका पीछा कर सकता था। वे मुख्य द्वार से चले गए। अंदर के शोर ने एक बार फिर जियाओ यान को थोड़ा सा उदास कर दिया। याफी जानती थी कि उसे शांति पसंद है और उसने जल्दी से अपना नाजुक हाथ बढ़ाकर उसे भीड़ के बीच से तेजी से खींच लिया। याफी की उपस्थिति के साथ यह स्वाभाविक था कि वो आसानी से लोगों की नजरों को अपनी ओर खींच लेगी। तुरंत कई नजरें उस पर टिक गई। जब इन नजरों ने देखा कि याफी और जियाओ यान के हाथ एक साथ पकड़े हुए थे, तो वे क्षण भर के लिए शून्य हो गए। उन्होंने तुरंत साधारण दिखने वाले जियाओ यान को अजीब नजरों से देखा। वर्तमान याफी को जिया मां पवित्र शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी माना जा सकता है। इतनी उम्र में वो पहले से ही विशाल प्राइमर नीलामी घर मुख्यालय को नियंत्रित करती थी। प्राइमर कबीले में ऐसा पहली बार हुआ था। इसके अलावा उसने नीलामी घर को तब तक प्रबंधित किया जब तक कि ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो गया। इसने कई लोगों को चौंका दिया, जिन्होंने उसे फूलों का फूलदान कहा था। टीएल फूलदान एक खूबसूरत महिला का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके पास दिमाग नहीं है। हालांकि याफी सतह पर गर्म थी और उसके साथ बातचीत करना बेहद आसान था। जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि इस आकर्षक, तेजस्वी प्राणी में पुरुषों के प्रति किसी प्रकार का प्रतिरोध था। एक साधारण दोस्त बनना आसान था, लेकिन अगर कोई अगले चरण में आगे बढ़ना चाहता था तो ये मुश्किलों से भरा था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि याफी वास्तव में एक ऐसे आदमी का हाथ थामे हुए थी जिसकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनकी निगाहें स्वाभाविक रूप से थोड़ी अजीब थी। बेशक याफी की शक्ल और आभा के साथ हॉल में प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी। ये लोग जियाओ यान को जिस नजर से देखते थे वो खटास और गुस्से से भरी हुई थी। उसके इर्द-गिर्द अलग अलग तरह की नजरों ने जियाओ यान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं किया। उसने याफी को अपनी मर्जी से खींचने दिया, जबकि उसका चेहरा शांति से उन गर्म नजरों को सह रहा था। जब वे भीड़ से गुजरे तो याफी के कदम अचानक रुक गए। जियाओ यान की नजर उसके ऊपर से गुजरी और एक कोने में शांत सीटों पर नजर गई। उस जगह पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके थोड़े सख्त बूढ़े चेहरे से थोड़ी गरिमा झलक रही थी। वो हमारे प्राइमर कबीले का मुखिया है, प्राइमर टेंगशान। याफी ने धीरे से परिचय कराया, जिसके बाद उसे कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से जियाओ यान का हाथ छोड़ दिया। उसकी नाजुक उंगलियों ने उसके माथे पर काले बालों को एक तरफ खींच दिया। उसके पीछे खड़े होकर जियाओ यान ने देखा कि उसके कानों की कोमल नोक बहुत लाल हो गई थी। ओह! जियाओ यान ने अचानक अपना सिर हिलाया। वह याफी के पीछे पीछे चला और धीरे धीरे मंच पर चला गया, जिसके बाद उसके कदम रुक गए। फिर याफी ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया, अपना शरीर झुकाया और धीरे से बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहा। बहुत देर बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया, जियाओ यान को देखा और खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा दोस्त यान जियाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत समय से सुना है और आखिरकार तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं प्राइमर कबीले का मुखिया हूं, प्राइमर टेंगशान। मैं बस एक अनाम व्यक्ति हूं,
कबीले के मुखिया टेंगशान के लिए मेरी क्या परवाह की जा सकती है? जियाओ यान मुस्कुराया और कहा, जियामा साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ओल्ड हाई से ऐसा व्यवहार प्राप्त कर पाते हैं। तुम युवा दोस्त अनाम कैसे माने जा सकते हो? प्राइमर टेंगशान ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान बिना कुछ बोले मुस्कुराया। उसने मन ही मन धीरे से कहा, लगता है कि प्राइमर कबीले के साथ है। वो डोंग का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। मुझे मत बताओ कि वो बूढ़ा आदमी भी प्राइमर कबीले का सदस्य है। के युवा मित्र यान जियाओ, कृपया बैठ जाओ। प्राइमर टेंगशान ने मुस्कुराते हुए अपने बगल की सीट जियाओ यान को दे दी। जियाओ यान को अपना प्रस्ताव स्वीकार करते हुए देखने के बाद वो थोड़ा पीछे हटा, मुस्कुराया और कहा, युवा मित्र जियाओ यान, इस बार अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परीक्षा में तुम्हारा परिणाम काफी अच्छा रहा। बधाई हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन जानबूझकर जानकारी लीक कर रहा है या उनके गुप्त संरक्षण कौशल बेहद भयानक है। ऐसा क्यों है कि हर कोई जानता है? प्राइमर टेंगशान के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो केवल दिखावा कर सकता था और विनम्र हो सकता था। इस समय के दौरान जब युवा मित्र यान जियाओ जियामा पवित्र शहर में है, तो आप सीधे या फी से मिल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है, खासकर जब से आप और वो पुराने दोस्त हैं। प्राइमर टेंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने शब्दों के बीच उन्होंने जियाओ यान और याफी के रिश्ते का बहुत ही अस्पष्ट तरीके से वर्णन किया। ये सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और याफी को देखा, जिसने लाल शराब उठाई थी और उसे शानदार तरीके से चख रही थी। शायद उसने प्राइमर टेंगशान के शब्दों के बीच का अर्थ समझ लिया था। लाल शराब के प्रतिबिंब के तहत उसका आकर्षक सुंदर चेहरा एक आकर्षक चिकना लाल रंग में बदल गया। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो केवल एक अस्पष्ट प्रतिक्रिया दे सका। हाइबो डोंग के अनुस्मारक के बाद प्राइमर टेंगशान वर्तमान में जियाओ यान के करीब आने के सभी अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था। हमेशा की तरह सख्त अभिव्यक्ति पहले ही वापस ले ली गई थी। इसकी जगह एक मुस्कान थी जो बेहद गर्मजोशी से भरी थी। उस सौम्य व्यवहार ने आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जो प्राइमर टेंगशान से परिचित थे। वे चुपचाप अपने दिल में जियाओ यान की पहचान का अनुमान लगाने लगे। कबीले का मुखिया होने के नाते प्राइमर टेंगशान स्वाभाविक रूप से काफी बातूनी था। इसके अलावा अभी भी याफी थी, जो कभी कभी मुस्कुराती थी और धीरे से बातचीत को बाधित करती थी। यहां का माहौल बेहद सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। बड़े हॉल के दूसरे कोने में नलन जी और खुशी के मौके पर जश्न मनाने आए मेहमान मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे। संयोग से उसकी नजर जो इधर उधर घूम रही थी, अचानक उस दिशा में रुक गई जहां जियाओ यान के 3 लोगों का समूह बैठा था। जब उसने गर्मजोशी से सामंजस्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए देखा, तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे मेहमानों को विदा किया और कुछ कदम पीछे हटकर नलन सू और नलन यानरान के पास पहुंच गया। यानरान, क्या युवा मित्र यान जियाओ और प्राइमर टेंगशान बहुत करीब है? नलन जी ने धीरे से पूछा। नलन यानरान ने अपनी चमकीली आंखें घुमाई। उसने उस कोने की ओर देखा जहां जियाओ यान था। अपने हाथ में लाल शराब को धीरे से पीने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि वो प्राइमर टेंगशान के करीब है। इसके बजाय उसे याफी के करीब होना चाहिए। क्या तुम भूल गए? उस समय यान जियाओ याफी के सिफारिश पत्र के कारण आया था। नालन जी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और धीरे से डांटा। वो बूढ़ा टेंगशान वास्तव में उसे आकर्षित करने के लिए एक सुंदरता का उपयोग करना चाहता है। कितना बेशर्म! यान जियाओ की क्षमता के साथ उसके भविष्य की कोई सीमा नहीं होगी। अगर ऐसा व्यक्ति प्राइमर कबीले द्वारा खींचा जाता है, तो ये वास्तव में लोगों को दिल का दर्द महसूस कराएगा। वे उसे आकर्षित करने के लिए एक सुंदरता का उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन क्या हमारे पक्ष में भी एक सुंदरता नहीं है? नालन सु ने मजाक किया। पिताजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? नालन यानरान ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से नालन सु को हिंसक रूप से काट दिया। छे, ये लड़की, इसे भूल जाओ। जब वे पिछले कुछ दिनों में मिले थे तो उस यान जियाओ ने कभी भी उसके प्रति कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। उसे जाने के लिए कहो, क्या इससे वो तेजी से भाग नहीं जाएगा? नालन जी ने अपने होठों को एक साथ दबाया और सूंघा। तुम बूढ़े आदमी अपनी उम्र के हिसाब से अपमानजनक और अनुचित काम करते हो। अगर तुम और बकवास करने की हिम्मत करोगे तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। नालन जी के शब्दों ने तुरंत नालन यानरान को, जो अपने अपमान के कारण गुस्से में मुस्कुरा रही थी, अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में उसकी लंबी दाढ़ी नोचना चाहती है। खांसी। बगल में नालन सु ने 2 बार खांसते हुए दादा और पोती की इस जोड़ी को इस अवसर पर ध्यान देने की याद दिलाई। उसने उन दोनों के शांत होने का इंतजार किया और अचानक बोला, हालांकि वो लड़की याफी इन कुछ सालों में बहुत सुंदर हो गई है। सामाजिक मेलजोल के उसके तरीके कुछ ऐसे हैं जिनकी तुलना हम पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग नहीं कर सकते। इस मामले में नालन यानरान उससे कमतर है। उनका कबीला वाणिज्य पर आधारित है। ये स्वाभाविक है कि वे सामाजिक मेलजोल में अच्छे हैं। आप मुझसे उनकी तुलना की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आप तैयार भी हों तो भी शिक्षक कभी सहमत नहीं होंगे। नालन यानरान ने अपनी नजरें उस कोने की ओर घुमाई। जब उसने जियाओ यान और याफी की मुस्कुराहट और बातचीत के तरीके को देखा तो वो कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगी। उसे विश्वास था कि उसका रूप और उपस्थिति याफी से ज्यादा खराब नहीं होगी, लेकिन यान जियाओ ने शुरू से ही उसके प्रति कभी दयालु भाव नहीं दिखाया। हालांकि अपनी हैसियत के कारण उसे यान जियाओ को खुश करने के लिए जानबूझकर कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नालन यानरान, जिसका दिल बेहद घमंडी था, उस आदमी को उसके सामने किसी दूसरी महिला के साथ मुस्कुराते और बात करते हुए देखना पसंद नहीं करती थी, जो उसकी सुंदरता में दिलचस्पी नहीं रखता था। शायद ये हर महिला के दिल में एक तरह की भावना थी, जो खुद की तुलना दूसरों से करती थी। कोई रास्ता सोचने की पूरी कोशिश करो। यान जियाओ को प्राइमर कबीले में भाग जाने की अनुमति मत दो। बस उन सभी लाभों के बारे में सोचो जो पिल्किंग गुहे ने इन सभी वर्षों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को दिए हैं। मेरा मानना है कि यान जियाओ की क्षमता के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां गुहे से किसी भी तरह कम नहीं होंगी। नालन जी ने आह भरी। ठीक है। नालन सु ने सिर हिलाया। एक और बात, यानरान, लियू लिंग पर थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारे कारण वो यान जियाओ से कुछ दुश्मनी रखता है। इस बंदे की प्रतिभा भले ही अच्छी हो, लेकिन उसका दिल थोड़ा संकीर्ण है। अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल यान जियाओ से दुश्मनी करने के लिए करे तो मैं उसे नीचा दिखाऊंगा। नालन जी ने हॉल में एक साथ इकट्ठे हुए लोगों के एक छोटे से घेरे पर नजर डाली। घेरे के बीच में लियू लिंग और लिटिल प्रिंसेस थे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। नालन यानरान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। वो और लियू लिंग काफी सालों से साथ साथ थे। वो स्वाभाविक रूप से उसके चरित्र को जानती थी। इस व्यक्ति की अधिकार जमाने की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल थी। ठीक है, म्यू कबीले के सदस्य क्यों नहीं आए? मुझे याद है कि मैंने उन्हें आमंत्रित किया था। नालन जी ने एक बार हॉल में नजर घुमाई और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। म्यू कबीले जियामा साम्राज्य के 3 बड़े कुलों में से एक। इस कुल के ज्यादातर सदस्य युद्ध के दीवाने थे और जियामा साम्राज्य की सेना में उनकी काफी ताकत थी। आज मैंने सुना कि म्यू कबीले का म्यू झान उत्तर पश्चिमी सीमा से वापस आ गया है। नालन यानरान ने अचानक कहा। मुझान, वो व्यक्ति जो जब चाहे लोगों को पीटता और मार डालता है, वो व्यक्ति जिसने राजधानी के भीतर प्रभावशाली कुलों के बच्चों को भी तब तक पीटा जब तक वे शांत नहीं हो गए।
वो व्यक्ति जो राजकुमार के गुट का नेता बन गया है। खबर सुनकर नालन जी हैरान रह गए और बोले, आह, ये वो नासम व्यक्ति है जो कई लोगों को सिरदर्द देता है। ओह, मुझे याद है, वो व्यक्ति प्राइमर कुल की या फी में बहुत रुचि रखता था। उस समय जब वो जियामा पवित्र शहर से निकला था तो उसने कुछ साहसी और अपमानजनक शब्द चिल्लाए थे, जिसमें उसने सभी को बताया था कि जो कोई भी याफी को छूने की हिम्मत करेगा वो उसे मार डालेगा। उस समय इस मुद्दे पर मचे बड़े हंगामे को याद करते हुए नालन सु न तो हंस पा रहा था और नहीं रो पा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि साम्राज्य की सीमा पर 2 साल बिताने के बाद वो नासमझ व्यक्ति कितना बदल गया है। उसे 2 साल पहले की तरह बेवकूफ और बर्बर होना छोड़ देना चाहिए था, है ना? नलन यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मुझे लगता है कि आज रात कुछ होगा। नलन जी ने अपनी सफेद दाढ़ी को छुआ और उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां या फेई के 3 लोगों का समूह था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा। नलन यानरान ने अपनी सुंदर आंखें सिकोड़ ली और धीरे से हंसी। जाहिर है, ये ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई परेशानी आती है तो ये एक बड़ी गड़बड़ी में नहीं बदलेगी। यान जियाओ उस कुलीन युवा गुरु की तरह नहीं है जिसे म्यू झान ने अतीत में अपंग बना दिया था। हालांकि मैं बहुत लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं हूं, मुझे लगता है कि जब वो छोटा सा साथी पागल हो जाता है तो वो बहुत भयानक होना चाहिए। नलन जी ने अपने विचार व्यक्त किए और ऐसे शिष्य को पढ़ाने में सक्षम होने के लिए यान जियाओ का शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। गुहे के बराबर के उच्च स्तरीय कीमियागर के सामने म्यू कबीला बहुत घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगा। हां, नालन यानरा ने भी यही सोचते हुए अपना सिर हिलाया। इतने सालों तक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में रहने के बाद वो बहुत स्पष्ट थी कि गुहे के स्तर के समान कीमियागर के पास किस तरह की क्षमता थी। के मैं किसी को इस पर ध्यान देने के लिए कहूंगा। नालन सु मुस्कुराया, जिसके बाद उसने अपने वाइन कप को एक मेहमान के साथ टकराया जो आगे आया था और फिर उसके अंदर की सामग्री को डुबो दिया और मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू कर दी। ओह, बड़े भाई लियूलिंग, क्या ये वो व्यक्ति है जिसने आपको हराया था? वो बहुत साधारण लगता है। हॉल के भीतर एक घेरे में शानदार कपड़े पहने एक युवक ने उस जगह पर नजर डाली जहां जियाओ यान था और उसने तिरस्कार से अपने होठों को चटकाते हुए कहा, हां, कोई विकल्प नहीं है क्योंकि मैं उसके जितना कुशल नहीं हूं। लियूलिंग ने अपना वाइन कप उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे, हो सकता है कि उस आदमी ने धोखा देने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए हों जिनके बारे में हम नहीं जानते। बड़ा भाई लियूलिंग ग्रैंडमास्टर गुहे का शिष्य है। वो इस अनाम आदमी से कैसे हार सकता है? एक और युवक ने लियूलिंग का साथ दिया और हंसा। लियूलिंग मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने जियाओ यान को दोषमुक्त करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। ऐसा लगता है कि उस आदमी को महिलाओं के साथ काफी अच्छी किस्मत मिली है। वो वास्तव में प्राइमर कबीले की यान फेई जियाओजी के साथ इतना करीब होने में सक्षम है। एक आदमी जो कभी या फेई के करीब बनना चाहता था। उन दोनों के मुस्कुराते और बात करने के तरीके को देखकर अपने मुंह में खट्टापन लिए बिना नहीं रह सका। छोटी राजकुमारी ने रेड वाइन के हल्के हल्के घूंट लिए। उसकी नाजुक उंगली ने धीरे से कांच के कप की सतह पर टैप किया, जिससे एक स्पष्ट आवाज निकली। उसने आलस से जियाओ यान की ओर देखा और धीरे से हंसी। आज रात कुछ दिलचस्प हो सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर लियूलिंग असमंजस में पड़ गया। बस इंतजार करो और देखो। छोटी राजकुमारी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। उसने अपने कप में भरी लाल शराब को एक ही बार में गटक लिया। ओह, जैसे जैसे सभा में समय बीतता गया, एक बड़ा खूनी लाल घोड़ा अचानक नालन कबीले के मुख्य द्वार के बाहर चमकीली रोशनी वाली सड़क के दूसरे छोर से एक असभ्य और अभिमानी तरीके से गुजरा। रास्ते में दोनों तरफ से गुजरने वाले लोग घबराहट में जल्दी से चकमा देने लगे। तेज लाल बड़ा घोड़ा नालन कबीले के मुख्य द्वार पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक रुक गया
घोड़े की पीठ से एक हरे रंग की मानव आकृति नीचे कूदी। उसने अपना सिर उठाया और मुख्य द्वार की ओर देखा। रोशनी की रोशनी में एक युवा चेहरा सामने आया। उसकी आंखों के बीच एक बाघ की तरह क्रूरता नाच रही थी। 25 या 26 साल का ये युवक मुख्य द्वार के पास खड़े पहरेदारों की ओर नहीं देख रहा था। उसने बेतरतीब ढंग से एक प्लेट फेंकी और नालन कबीले में घुस गया। ओह! बेहद जीवंत बड़े हॉल में हरे कपड़े पहने युवक खुले सामने के दरवाजे से अंदर आया। उसने अपनी बाहों से अपनी गर्दन पकड़ी हुई थी और अपने होठों को चटकाते हुए अंदर मौजूद लोगों को देखा। उसके मुंह से कुछ बुदबुदाया। जो लोग उसके आसपास थे वे उसे ये कहते हुए सुन पा रहे थे, बेवकूफों का एक समूह। जिस समय युवक हॉल में आया वहां कुछ लोगों की नजरें थी जो चुपके से चमक उठीं। युवक की नजर हॉल में इधर उधर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खोज रहा है। एक पल बाद उसकी नजर जम गई और उसके मुंह का कोना फट गया। उसके चेहरे पर तुरंत हत्या का इरादा भर गया। ओह! शांत सीटों पर जियाओ यान और या फेई मुस्कुरा रहे थे और बातें कर रहे थे। एक पल बाद जियाओ यान ने टेबल से शराब का प्याला उठाया और उसमें से घूंट लिया। ऐसा करते ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसकी शांत आंखें अचानक सिकुड़ गई। बिना किसी चेतावनी के एक हरे रंग की डूक्यूई अचानक जियाओ यान के शरीर के भीतर से बाहर निकल आई। उसके हाथ में शराब का प्याला एक धमाके के साथ टूटकर अलग हो गया। उसका शरीर बलपूर्वक मुड़ गया और उसकी हथेली थोड़ी घूम गई। फिर उसे कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया गया, जिससे एक तेज विस्फोटक ध्वनि निकली और उसने हिंसक रूप से उस बल को मारा जो उसके पीछे दिखाई दिया था। धमाका! एक दबी हुई आवाज के साथ जियाओ यान की मुट्ठी से शक्तिशाली ऊर्जा बल हिंसक रूप से सभी दिशाओं में फैल गया। इस विनाशकारी हवा के तहत आसपास की मेज और कुर्सियां एक भयानक आवाज के साथ टूट गई। उसकी मुट्ठी से निकलने वाली भयंकर शक्ति ने जियाओ यान को पूरी तरह से इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और उस युवक को देखा जो उसका हाथ हिला रहा था और क्रूरता से भरे चेहरे से उसे घूर रहा था। जियो यान की गहरी काली आंखों से एक गहरी और ठंडी हत्या की मंशा झलक रही थी। बड़े हॉल में अचानक से जो भयंकर शक्ति फूट पड़ी थी उसने आसपास के लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच ली। जब इन निगाहों ने उस भयंकर और क्रूर चेहरे वाले युवक को देखा तो वे सभी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तुरंत उन्होंने अपने चेहरे पर खुशी से झूमते हुए जियाओ यान की ओर देखा जिसका सामना युवक कर रहा था। जाहिर है वे सभी इस युवक को पहचान गए थे जिसका राजधानी में बहुत नाम था। क्या वे आखिरकार लड़ने लगे हैं? बड़े हॉल में लिटिल प्रिंसेस मुस्कुराई और अपने पारदर्शी कप में रेड वाइन हिलाते हुए धीरे से हंसी। ओह, वो है म्यू झान। लिटिल प्रिंसेस के आसपास के ज्यादातर लोग कुलीन वर्ग के बच्चे थे, इसलिए वे उस युवक को पहचान सकते थे जिसके चेहरे पर भयंकरता और क्रूरता थी। तुरंत उनके हाव भाव बदल गए और वे अनजाने में चीख पड़े। उनमें से कई लोग उस समय इस आदमी के अधीन पीड़ित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कहा कि आज रात कुछ दिलचस्प होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस बंदे के बारे में बात कर रहे हो। हरे कपड़े पहने मुझान को देखते हुए लियू लिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वो तुरंत समझकर हंस पड़ा। राजधानी में बहुत से लोग जानते हैं कि मुझान प्राइमर कबीले की या फी से बेहद प्रभावित है। उस समय जाने से पहले उसने अहंकार से यह भी कहा था कि जो कोई भी याफी को छूने की हिम्मत करेगा उसे वो मार डालेगा। लिटिल प्रिंसेस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसकी नजर जियाओ यान पर पड़ी जो चुपके से किए गए हमले से बेखबर होने के कारण उदास हो गया था। उसने कहा, वो काफी बदकिस्मत है
कि उसे वापस आए मुझान से मुलाकात हुई, जबकि वो याफी के साथ इतना अंतरंग था। मुझान के चरित्र के आधार पर यान जियाओं को आज रात सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय जब मुझान ने राजधानी छोड़ी थी, तब वो पहले से ही 3 सितारा डूशी था। साम्राज्य की सीमा पर सैन्य बैरकों में 2 साल तक प्रशिक्षण लेने के बाद वो संभवतः एक डूशी के शिखर पर पहुंच गया है। अगर उसे भुगतना है तो भुगतने दो। उसे स्वाभाविक रूप से किसी और की महिला के साथ संबंध बनाने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी होगी, अन्यथा वो शहर में प्रवेश करने वाले एक देहाती की तरह व्यवहार करना जारी रखेगा और सभी को नीचा दिखाएगा। लियू लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उत्सुकता से किसी ऐसे व्यक्ति की कामना कर रहा था जो जियाओ यान की शक्ति को कम कर सके। लेकिन ये नालन कबीला है। दादा नालन निश्चित रूप से मुझान को अत्यधिक अहंकारी होने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए यदि मुझान यान जियाओं को सबक सिखाना चाहता है तो उसे इसे यथासंभव तेज गति से करना होगा। अन्यथा जब दादा नालन और प्राइमर टेंगशान, जो अभी अभी चले गए हैं, वापस आएंगे तो उसके पास अब कोई मौका नहीं होगा। छोटी राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज दोपहर उसके निमंत्रण को अस्वीकार करके ये स्पष्ट था कि जियाओ यान ने असाधारण स्थिति वाली इस युवती को नाराज कर दिया था। इसलिए उसका मामले में मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। लियू लिंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए और धीरे से कहा, लेकिन म्यूझान संयोग से ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई शुरू करने पर कुछ भी अनावश्यक नहीं कहेगा। बस देखो, वे जल्द ही लड़ाई शुरू कर देंगे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी नजर हॉल में उस जगह पर चली गई जहां गड़बड़ी हुई थी। ओह! जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी ढीली की और तुरंत उसे फिर से कसकर बंद कर लिया। जब उसने इसे 2 बार दोहराया, तभी सुनपन धीरे धीरे गायब हो गया। उसने उस भयंकर और क्रूर युवक की ओर देखा जो पहाड़ों की गहराई में एक क्रूर बाघ की तरह था। हवा की एक गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है? एक पल पहले हुए हमले से जियाओ यान को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके सामने वाले व्यक्ति का निश्चित रूप से कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। अगर वो उसके बजाय धीमी प्रतिक्रिया वाला व्यक्ति होता तो वो व्यक्ति प्रतिक्रिया करने का समय पाए बिना ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसलिए जियाओ यान का दिल इस व्यक्ति के खिलाफ गुस्से से भर गया जिसने बेवजह जानलेवा वार किया था। हरे कपड़े पहने युवक ने जियाओ यान का सामना किया और अपना मुंह खोला। उसके सफेद रंग के दांतों की पंक्ति काफी क्रूर दिख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी गर्म निगाहें बगल में खड़ी याफी पर रुक गई, जिसके सुंदर चेहरे पर बहुत गुस्सा था। एक कोमल आवाज के साथ वो हंसा, याफी, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। तुम और भी सुंदर हो गई हो और निश्चित रूप से मेरी पत्नी बनने के योग्य हो गई हो। तुम पागल हो। याफी का चेहरा गुस्से के कारण थोड़ा लाल हो गया। उसकी मोटी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। 2 साल से न मिलने के बावजूद ये आदमी अभी भी पहले की तरह ही बर्बर और अनुचित था। बिना कुछ कहे उसने सीधे किसी को बेरहमी से मारा। यान जियाओ, क्या तुम ठीक हो? याफी तेजी से जियाओ यान के पास चली गई। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, उसे आंकते हुए जल्दी से पूछा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी नजर हरे कपड़े पहने युवक के शरीर पर रही और उसने धीरे से पूछा, वो कौन है? मुझान। वो 3 बड़े कुलों में से मुख कबीले का सदस्य है, एक पागल जो वाकई सिर दर्द पैदा करता है। उस समय मैं अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर गया था। इसका एक कारण यह भी था कि मैं उससे छिपना चाहता था। याफी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उसका हमला वाकई बहुत भयानक है, बहुत भयानक। जियाओ यान धीरे से हंसा। उसकी मुस्कान में एक गहरी और ठंडी हत्या की मंशा थी, लेकिन इसने उसके बगल में खड़ी याफी के सुंदर चेहरे को बदल दिया। लापरवाह मत बनो।
म्यू झान म्यू कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। उस समय जब उसने राजधानी छोड़ी तो वो पहले से ही एक डूशी था। 2 साल तक सीमा बैरक में रहने से अनुभव प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत तेजी से पुरानी पीढ़ी को पकड़ रही है। तुम याफी, जो जियाओ यान के चरित्र से बेहद परिचित थी, जानती थी कि वो इस समय वास्तव में उग्र हो गया था। हालांकि म्यू झान भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर वे वास्तव में लड़ते तो ये बताना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। इस प्रकार उसने तुरंत उसे मना कर दिया। बेटा, क्या तुम राजधानी में नए हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम याफी के इतने करीब आने की हिम्मत कर रहे हो। याफी ने जियाओ यान को जो चिंता दिखाई, उससे मुझान के चेहरे पर पहले से भी अधिक उग्रता और क्रूरता दिखाई दी। उसने अपनी गर्दन घुमाई और हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। जियाओ यान ने अपनी आंखें उठाईं और उस युवक की ओर देखा, जिसने अपने दिल में हत्या के इरादे को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और उसकी आंखों के कोने तेजी से हॉल के चारों ओर घूम गए। नालन कबीले के कुछ सदस्य पहले ही पीछे हटने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वे नालन जी और दूसरों को यहां जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताना चाहते थे। शायद याफी सही थी। उसके सामने खड़े युवक ने वाकई जियाओ यान को खतरे का एहसास कराया था। अगर ऐसा था भी तो भी वो नलन जी और अन्य लोगों के आने तक या फी के पीछे छिपने का इरादा नहीं रखता था। एक क्षण पहले म्यू झान के खतरनाक हमले ने, जिसके कारण वो लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था, जियाओ यान के दिल में युद्ध की इच्छा को बढ़ा दिया था। ये 1 महीने से दबा हुआ था, क्योंकि जियाओ यान उस दौरान एक भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था और अब क्रोध के साथ पूरी तरह से फूट पड़ा था। इसलिए इस बार वो इसे सहन करना जारी नहीं रखना चाहता था। जियाओ यान की गहरी काली आंखें म्यू झान को घूर रही थी, क्योंकि वो या फी के मना करने को दरकिनार कर रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और तुरंत उसे मोड़ लिया। एक भयंकर चूषण बल ने तुरंत एक कुर्सी के टूटे हुए पैर को, जो किसी की जांघ के बराबर था, थोड़ी दूरी से उसके हाथ में ले लिया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर मौन हो गया। एक पल बाद उसका हरा रंग का डू क्यू एक बार फिर से बाहर निकल आया। उसका शरीर तेजी से या फी से दूर चला गया। उसके पैरों के एक कदम के साथ एक ऊर्जा विस्फोट की आवाज आई और जियाओ यान का शरीर एक काली रेखा में बदल गया, क्योंकि उसने बिजली की तरह मुझान पर गोली चलाई। बच्चा, तुम्हारे पास हिम्मत है। जैसे ही उसने जियाओ यान को एक गंभीर मुस्कान दी, जिसने वास्तव में हमला करने की पहल की थी, मुझान के शरीर से एक पन्ना हरा डू क्यूई निकला। उसकी मुट्ठियां वास्तव में मृत लकड़ी के रंग में बदल गई। इस समय वो स्थान जहां जियाओ यान और म्यू झान थे, निस्संदेह पूरे हॉल का ध्यान केंद्रित हो गया था। जब सभी ने जियाओ यान को देखा, जिसने मुझान के सामने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि हमला करने की पहल की, जो लोग मुझान की ताकत को स्पष्ट रूप से जानते थे, उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उनके दिलों में जियाओ यान की ये हरकत या फी के सामने सुर्खियों में आने की कोशिश लग रही थी। ये बंदा वास्तव में इसके लिए कह रहा है, क्या ये बेहतर नहीं है कि चुपचाप उसी जगह पर खड़े होकर दादाजी नालन और अन्य लोगों के आने का इंतजार किया जाए? फिर भी वो अपनी क्षमता को ज्यादा आंकना चाहता है और दूसरों के सामने अपमानित होने जा रहा है। जियाओ यान की हरकत देखकर लियू लिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, वो मुझान को बहुत पहले से जानता था, इसलिए उसे इस बात का बहुत स्पष्ट अंदाजा था कि इस युद्ध के दीवाने व्यक्ति से लड़ने पर कितना सिरदर्द होगा। ऐसा लगता है कि बेहतरीन लोग भी किसी सुंदरी के सामने अपने गर्म खून को ऊपर की ओर बहने से नहीं रोक सकते। छोटी राजकुमारी ने अपना पारदर्शी प्याला हिलाया। उसकी मुस्कान एक छोटे शैतान की तरह थी। उनका ये समूह, जो कई सालों से राजधानी में रह रहा था, उसके और मुझान के बीच लड़ाई में
जियाओ यान की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था। जब कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, तब जियाओ यान और मुझान सभी की नजरों के सामने बिजली की तरह संपर्क में आए। पानी की तरह गहरे चेहरे के साथ जियाओ यान ने अपने सामने भयंकर और क्रूर चेहरे वाले मुझान को ठंडे मन से देखा। जैसे ही वो मुझान के सामने पहुंचने वाला था, उसकी एड़ी घूम गई और उसका शरीर अजीब तरह से मुझान के बाएं हाथ के पास दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी कस गई और एक बड़ी कुर्सी का पैर, जो हरे रंग के डू क्यूई से ढका हुआ था, एक भयंकर हवा के साथ मुझान के सिर पर बेरमी से टूट गया। अपने सिर के ऊपर बल को महसूस करते हुए मुझान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी मुट्ठी अचानक ऊपर की ओर उठी और कठोर कुर्सी के पैर से जोरदार टक्कर हुई। धमाका! एक दबी हुई आवाज के बाद कुर्सी का पैर, जो किसी की जांघ की मोटाई का था, मुझान द्वारा सभी दिशाओं में अलग अलग उड़ा दिया गया। कुर्सी के पैर को तोड़ने के बाद मुझान ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिसमें एक बार फिर एक मजबूत बल था, और इसे सभी दिशाओं में उड़ रहे लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से फेंक दिया। फिर यह हिंसक रूप से पीछे जियाओ यान की ओर टूट गया। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वो मुट्ठी, जो जियाओ यान की दृष्टि को ढकने वाले लकड़ी के टुकड़ों से हिंसक रूप से बाहर निकली थी, जियाओ यान के कंधों के किनारे से गुजरी और उसके पास से गुजर गई। मुट्ठी से निकलने वाली भयंकर हवा ने जियाओ यान की त्वचा पर जलन पैदा कर दी। हालांकि इस छोटे से दर्द ने जियाओ यान के हमले को जरा भी कम नहीं किया। जिस समय म्यूजान की मुट्ठी उसके शरीर से गुजरी, जियाओ यान का शरीर अजीब तरह से नीचे खिसक गया और उसने नीचे उतरते समय अपने शरीर को आंशिक रूप से मोड़ लिया। उसकी दाहिनी हथेली ने उसे जमीन पर सहारा दिया और उसने अपने शरीर को आधा घेरा बनाते हुए घुमाया। उसके पैर हवा में आधे चक्कर में घूमे। फिर एक तेज बल के साथ वे एक दूसरे को पार करते हुए म्यूजान की गर्दन पर जा गिरे। हमले की शक्ल एक तेज कैंची की तरह थी। हे, बुरा नहीं है। हत्यारे पैरों को पार करने वाली कुछ अजीब कैंची ने म्यूजान की आंखों में एक कट्टरपंथी भावना पैदा कर दी। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को सुरक्षित रखा। उसकी त्वचा, जो मांस के रंग की थी, तेजी से भूरे रंग में बदल गई। जब कोई इसे देखता तो ये एक कठोर मृत लकड़ी की तरह दिखाई देता। जियाओ यान के पैरों ने मुझान के हाथों पर हिंसक रूप से प्रहार किया, लेकिन उनसे दो अजीब आवाजें निकली। पैरों पर मौजूद बड़े बल ने मुझान को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मुझान का युद्ध का अनुभव जियाओ यान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जब वो पीछे हट रहा था, तब भी उसने अपने शरीर को कुशलता से स्थिर कर लिया था। उसके पैरों ने जमीन के पास जियाओ यान के सिर पर हिंसक रूप से लात मारी। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया ने जियाओ यान की आंखों में तेजी से एक विस्मय पैदा कर दिया। उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए जिस बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था, वो अचानक घूम गया। किसी और को पता चले बिना मुट्ठी के बाहरी हिस्से पर हरे रंग की लौ की एक किरण उभरी, जिसके बाद इसे आगे फेंका गया और म्यूझान के पैरों से हिंसक रूप से टकराया। धमाका! भयंकर ताकतें आपस में टकरा गई। दोनों पक्षों की मुट्ठियां और पैर पीछे की ओर फेंके गए। जिस स्थान पर जियाओ यान ने अपने दाहिने हाथ से जमीन पर खुद को सहारा दिया, वहां कुछ छोटी छोटी दरारें तेजी से फैलने लगी। इस बार की बातचीत के कारण दोनों के मुंह से दबी हुई कराहन निकली। जियाओ यान के दाहिने हाथ ने धीरे से जमीन पर टैप किया और कठोर फर्श एक धमाके के साथ टूट गया। दूसरी ओर उसके शरीर ने इस धक्का देने वाले बल को उधार लिया और तेजी से जमीन पर उतरने से पहले उछल पड़ा। उसने कुछ छोटे कदम पीछे खींचे। एक बार जब उसने अपना संतुलन ठीक कर लिया, तो उसके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि उसने मुझान को देखा, जिसने पीछे की ओर बढ़ते हुए एक टेबल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कुछ ही मिनटों में उन दोनों ने एक दिल दहलाने वाली नजदीकी हाथापाई का अनुभव किया। चाहे कोई भी हो,
अगर उनमें से कोई भी एक पल पहले उस झड़प में थोड़ा भी विचलित हो जाता तो वो दूसरे पक्ष के निर्दयी हमलों से बुरी तरह घायल हो जाता। बड़े से मैदान में हर कोई हैरान चेहरों के साथ जियाओ यान को देख रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये युवक जो दवा को परिष्कृत करने में माहिर है, लड़ाई के मामले में मुझ झान से भी बदतर नहीं होगा। पहले की बिजली जैसी अदलाबदली शायद ही कुछ पलों के लिए चली हो, लेकिन हर कोई इसमें शामिल खतरे को जानता था। राजधानी के भीतर युवा पीढ़ी के बीच मुझान की लड़ाकू प्रतिभा को शीर्ष में से एक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जियामा पवित्र साम्राज्य के भीतर उसी आयु वर्ग का शायद ही कोई था जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकता था। ये विशेष रूप से तब था जब उसने सैन्य बैरकों में 2 साल तक प्रशिक्षण लिया था। वर्तमान मुझान निस्संदेह पहले की तुलना में बहुत मजबूत और भयंकर हो गया था। हालांकि पहले की उस लड़ाई में वो ज्यादा बढ़त हासिल नहीं कर पाया था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि मुझान ने इस अदलाबदली में अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यहां तक कि एक डू तकनीक भी नहीं दिखाई गई थी। लेकिन कोई भी ये नहीं भूला कि साधारण दिखने वाले युवक ने भी इसी तरह पूरी तरह से अपने शरीर की लड़ने की क्षमता पर भरोसा किया था। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि यान जियाओं की युद्ध क्षमता वास्तव में इतनी अच्छी है। लिटिल प्रिंसेस ने जियाओ यान को चकित भाव से देखा और आश्चर्य से कहा। उसे युद्ध के मामले में म्यू झान की प्रतिभा का बहुत स्पष्ट ज्ञान था। हालांकि अभी अभी की लड़ाई में म्यू झान ने यान जियाओं को तब तक नहीं हराया जब तक कि वो दयनीय स्थिति में नहीं पहुंच गया। इसके बजाय उन दोनों के बीच बराबरी हो गई। लियू लिंग के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। अपनी कल्पना में वो दृश्य न देख पाने के कारण जहां जियाओ यान को म्यू झान ने परास्त किया था, उसका दिल फिलहाल बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। जब उसने लिटिल प्रिंसेस के शब्दों में आश्चर्य सुना तो उसका दिल थोड़ा दुखी हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर म्यू झान ने लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी तो मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि यान जियाओ निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। के शायद। लिटिल प्रिंसेस ने मुस्कुराते हुए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। एक महिला होने के नाते लियू लिंग की तुलना में उसकी अवलोकन क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक सावधानी पूर्वक थी, जो एक शिकायत को पाल रही थी। जिस समय म्यू झान को पीछे धकेला गया था, उस दौरान उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि जब वो पीछे हट रहा था तो म्यू झान का पैर थोड़ा अस्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था कि म्यू झान को पहले की टक्कर में थोड़ी छिपी हुई चोट लगी थी। यान जियो, क्या तुम ठीक हो? जियो यान को पीछे हटते देखकर याफी जल्दी से आगे आई और उत्सुकता से पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके नाजुक हाथ ने उसके सामने आस्तीन पकड़ ली। जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि वो लड़ाई जारी रखे। मैं ठीक हूं। जियो यान मुस्कुराया। आस्तीन के नीचे उसकी मुट्ठी, जो उसमें डाली गई थी, थोड़ा कांप रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा था जो उससे निकल रहा था। इस आदमी की ताकत वास्तव में बहुत महान है। ऐसा लगता है कि वो 8 सितारा या 9 सितारा डू शी के आसपास होना चाहिए। अपनी मुट्ठी से प्रसारित दर्द को महसूस करते हुए जियो यान ने चुपचाप अपने दिल में अनुमान लगाया। लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में उसे भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा होगा। आग लकड़ी को दबा देती है। मेरी मुट्ठी से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के जलने से निश्चित रूप से इस साथी को एक छिपी हुई चोट लग गई होगी। जियो यान ने मुझान के पैर पर नजर डाली और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मुझान ने एक भयंकर चेहरे के साथ जियो यान को ध्यान से देखा। उसके पैर से प्रसारित तीव्र दर्द के कारण उसके मुंह का कोना बार बार हिल रहा था। उसके शरीर में डू क्यूई तेजी से बह रही थी और उसके पैर के चारों ओर लिपट गई, जिससे उसका रंग हल्का हरा हो गया। मुझान की डू क्यूई लकड़ी से संबंधित थी। इस तरह की डू क्यूई में कुछ प्रकार के उपचार गुण थे। इसलिए जैसे ही डू क्यू ने उसके पैर को ढक लिया,
जो बहुत गंभीर रूप से घायल नहीं था, एक बार फिर से ठीक होने लगा। बेटा, बुरा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे लाडले कीमियागर वास्तव में युद्ध का इतना आक्रामक तरीका जानते होंगे। म्यू झान ने अपने होंठ खोले और जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया, बिल्कुल एक क्रूर बाघ की तरह जिसने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए, जिसमें एक भयंकर आभा थी। अगर इस आदमी को युद्ध के मैदान में रखा जाता तो वो निश्चित रूप से एक दुर्लभ रूप से देखा जाने वाला क्रूर सेनापति होता। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन बोला नहीं। हरे रंग का डू क्यू अभी भी उसके शरीर की सतह पर बिना किसी आराम के लिपटा हुआ था। लेकिन चाहे तुम कोई भी हो, जिस महिला को मैं पसंद करता हूं उसे मत छुओ। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। म्यू झान ने एक कठोर दहाड़ लगाई। उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली डू क्यू बाहर निकली। जैसे ही डू क्यूई ने मंथन किया, कुछ हद तक अस्पष्ट डू क्यूई कवच वास्तव में धीरे धीरे उसके शरीर पर दिखाई दिया। मू झान के शरीर पर डू क्यूई कवच को देखकर जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह साथी डू क्यूई कवच को बुलाने में सक्षम था, जो केवल दा डू शी के पास ही हो सकता था। हालांकि उसका कवच अब केवल एक प्रारंभिक प्रोटोटाइप था, लेकिन इसकी रक्षात्मक शक्ति डू शी के डू क्यूई क्लोक से कहीं अधिक थी। यह साथी गंभीर होने वाला है, जियाओ यान ने अपने दिल में बड़बड़ाया। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया, जैसे ही उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। भंवर के भीतर स्वीकृति आत्मा से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की एक किरण बाहर खींची गई, जिसके बाद यह तेजी से क्यूई पथों से गुजरा, क्योंकि जियो यान किसी भी समय उस भयानक शक्ति को मुक्त करने के लिए तैयार था। मुझान, तुम पागल हो। रुको। मुझान को देखकर, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, याफी इतनी क्रोधित हुई कि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। मुझान ने याफी की गुस्से भरी चीख को नजरअंदाज कर दिया। उसके शरीर की सतह पर डू क्यूई तेजी से सघन होता गया। उसके शरीर के भीतर से एक मजबूत शक्ति उठी, जिसने हॉल में कमजोर ताकत वाले लोगों को दबा दिया, जब तक कि उनके भाव थोड़े बदल नहीं गए। मैंने पहले भी कहा है, जो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। मुझान के पैर जोर से फर्श पर पड़े। जिस जगह पर उसके पैर ने धक्का दिया था, वहां से कई दरारें तेजी से फैलने लगी, जैसे मकड़ी का जाला हो। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया। चीख के साथ उसका शरीर एक हरे रंग की छाया में बदल गया, जो जियाओ यान की ओर बढ़ गया। वो जहां भी जाता, वहां 1 फुट गहरी खाई बन जाती। इस समय पूरा हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। मुझान के शरीर के चारों ओर फैली भयंकर शक्ति को महसूस करते हुए जियाओ यान की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसने याफी को अपने सामने से पीछे की ओर खींचा। उसकी आस्तीन के भीतर उसकी उंगली की नोक पर एक हरे रंग की लौ अजीब तरह से नाचने लगी। मुझान की गति बहुत तेज और हिंसक थी। पलक झपकते ही वह जियाओ यान के सामने थोड़ी दूरी पर एक स्थान पर दिखाई दिया। उसने अपनी मुट्ठी हवा में ऊंची उठाई। मुट्ठी पूरी तरह से तीखे हरे रंग के कांटों से ढकी हुई थी, जो एक मजबूत आक्रामक शक्ति रखती थी। हरा लकड़ी का कांटा। एक दमनकारी धीमी गर्जना के साथ म्यू झान की वो मुट्ठी, जो हरे रंग के कांटों से ढकी हुई थी, एक तेज बल के साथ हिंसक रूप से जियाओ यान की ओर नीचे गिर गई। रुको, मैं कहता हूं। नालन जी ने एक बदसूरत भाव के साथ चिल्लाया, क्योंकि वो भ्रमित भीड़ के बीच से निकलकर जल्दी से नालन यानरान के पास पहुंच गया। उसके कदम नालन यानरान के पास रुक गए। उसने सबसे पहले जियाओ यान की ओर मुड़कर पूछा, छोटे दोस्त यान जियाओ, क्या तुम ठीक हो? जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि कुछ भी गंभीर नहीं था। जियाओ यान के सुरक्षित होने पर नालन जी ने राहत की सांस ली। अगर वो घायल हो जाता तो ये उसके लिए एक आपदा हो सकती थी। जैसे ही उसकी आंखें युवा शांत चेहरे पर पड़ी,
नालन जी उसके बारे में और भी अधिक सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि लड़ाई थोड़े समय तक चली, नालन जी की ताकत के साथ वो स्वाभाविक रूप से लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद ही इसके बारे में जान गया था। वो जानबूझकर देर से आया था, जाहिर तौर पर जियाओ यान की लड़ाई की ताकत का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बहुत से कीमियागर हालांकि शोधन में बेहद कुशल हैं, जब लड़ाई की बात आती है तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाते हैं। नालन जी ने पहले भी ऐसे लोगों को देखा था। इस छोटे से लड़के से मुझे उम्मीद नहीं थी कि कीमिया में असाधारण प्रतिभा होने के अलावा उसकी लड़ने की ताकत भी कम नहीं है। उसके आक्रामक हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि वो पहले भी हत्या कर चुका है। चुपके से अपने दिल में प्रशंसा करते हुए नालन जी ने अपनी आंखें मुझान की ओर घुमाई। उसका बूढ़ा चेहरा चिल्लाते हुए उदास हो गया। मुझान, मैंने नहीं सोचा था कि 2 साल के अनुभव के बाद न केवल इसने तुम्हारे अनुचित अहंकार को दबा दिया, बल्कि इसके बजाय तुम और भी अहंकारी हो गए। ये नालन कबीला है, तुम्हारा मुख कबीला नहीं। यहां तक कि वो बूढ़ा मुझ चेन भी अगर आ जाए तो मुझे, नालन जी को, कोई मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। ही, दादाजी नालन, मुझे डांटना बंद करो। मैं बस इस दोस्त के कौशल की जांच करना चाहता था। मेरा इरादा नालन कबीले में परेशानी पैदा करने का नहीं था। जहां तक सभी क्षतिग्रस्त संपत्ति का सवाल है, मैं तुरंत लोगों को बुलाऊंगा ताकि वे इसे पूरी तरह से बदल दें। हालांकि म्यूझान का स्वभाव बहुत ही घमंडी था, लेकिन नालान जी के सामने, जिनकी वरिष्ठता उनके दादा के बराबर थी, उन्होंने बहस करने या अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए हंस दिया। तुम्हारे ये शब्द भूत को भी धोखा दे सकते हैं। टीएल, तुम्हारे ये शब्द भूत को भी धोखा दे सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान तुम पर विश्वास नहीं करेगा। नालान जी ने ठंडी सांस ली और सीधे मुजेन को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझान, मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं, यान जियाओ मेरे नालान परिवार का एक खास मेहमान है। मैं नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। हालांकि तुम्हारे म्यू कबीले में बहुत से पागल लोग हैं, लेकिन मेरे नालान कबीले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नालान जी मुझान के चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे। आज जियाओ यान पर हमला करने में विफल होने के बाद वो भविष्य में अपने कबीले के सदस्यों से हमला करवा सकता है। जियाओ यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नालन कबीले के प्रति अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए नालन जी ने ये शब्द कहे, जिससे कई लोगों ने चुपके से सबके सामने अपने भाव बदल लिए। नालन जी के शब्दों को सुनकर, जो मजाक की तरह नहीं लग रहे थे, म्यूझान के भाव थोड़े बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि नालन जी वास्तव में केवल एक टियर 2 कीमियागर के लिए ऐसे कठोर शब्द छोड़ देंगे। मुझान की निगाहें विचित्र थी, क्योंकि उसने ऊपर और नीचे देखा और नालन यानरान के पीछे खड़े जियाओ यान को देखा। उसने मन ही मन सोचा, इस बदमाश की पहचान वास्तव में क्या है? जब मैं घर लौटूंगा तो मुझे किसी को इसकी ठीक से जांच करने के लिए बुलाना होगा। क्यों? क्या हुआ? जैसे ही म्यूझान ने चुपचाप अपने आप से कहा, भीड़ के बाहर से एक और बूढ़ी आवाज सुनाई दी। एक पतली आकृति चमकीली और भीड़ के बीच से गुजरी और तुरंत जियाओ यान के बगल में एक भूत की तरह दिखाई दी। सभी की निगाहें इधर उधर हो गई। यह प्राइमर टेंगशान था, जिसे पहले किसी ने बुलाया था। मुझान। प्राइमर टेंगशान की नजर जगह फैली गंदगी पर पड़ी। जब उसकी नजर मुझान की ओर गई तो वो पहले तो हैरान रह गया। जब उसने पलटकर देखा और याफी और जियाओ यान को एक साथ खड़े देखा तो उसे तुरंत ही पूरी स्थिति समझ में आ गई। तुरंत ही उसका बूढ़ा चेहरा नलन जी की तरह तेजी से उतर गया। उसकी बूढ़ी आंखों ने मुझान को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम वापस आते ही मुसीबत खड़ी करना शुरू कर देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मुचेन उस बूढ़े आदमी को, जो मरेगा नहीं, एक बार फिर तुम्हें अनुभव हासिल करने के लिए सीमा पर नहीं भेजूंगा? ओह, कबीले के मुखिया टेंगशान, तुम भी यहां हो। आए हुए व्यक्ति को देखकर निडर मुझान तुरंत कांप उठा।
उस समय राजधानी छोड़कर सीमा पर जाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि घमंडी मुझान ने प्राइमर टेंगशान को नाराज कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप मुक कबीले के पास इस संकट को साम्राज्य की सीमाओं पर फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए जब उसने इस समय प्राइमर टेंगशान को देखा तो म्यूजेन ने थोड़ा डर दिखाया और अजीब तरह से मुस्कुराया और अपनी बात को विनम्रता से कहा। प्राइमर टेंगशान ने धीरे से नाक सिकोड़ी। उसने अपने बगल में नलन जी को देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक चेतावनी भी दूंगा। एक बार जब तुम यहां से चले जाओगे तो अपने युवा मित्र यान जियाओ के साथ परेशानी मोल मत लेना। वो भी प्राइमर कबीले का दोस्त है। अगर तुम वाकई कोई परेशानी खड़ी करते हो तो जब मैं गुस्सा हो जाऊं तो मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को दोष मत देना। जब वो समय आएगा तो म्यू चेन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हालांकि प्राइमर टेंगशान जियाओ यान की वास्तविक ताकत और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। डुओ हुआंग श्रेणी का एक मजबूत व्यक्ति जिसका चरित्र घमंडी था, वास्तव में जियाओ यान के साथ अंगरक्षक के रूप में चलने को तैयार था। यह देखने के लिए पर्याप्त था कि इस साधारण दिखने वाले युवक में वास्तव में कितनी क्षमता थी। 2 मिनट में म्यूझान को 3 में से 2 बड़े कबीलों से गंभीर चेतावनी मिली। इस तरह की स्थिति ने न केवल मुझान को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया था, बल्कि आसपास के पर्यवेक्षकों को भी झटका लगा था। चूंकि जियो यान ने नलन जी को जहर निकालने में मदद की थी, इसलिए जब जियो यान की रक्षा करने के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की तो हर कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार उसका अपना जीवन दूसरे व्यक्ति के हाथों में था। हालांकि सभी को लगा कि यह अजीब और समझ से परे था कि प्राइमर टेंगशान केवल थोड़े समय के लिए जियो यान को जानने के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे गंभीर शब्द कहने में सक्षम था। यह जानना चाहिए कि मुझान के पीछे पूरा मुक कबीला था। यह ताकत प्राइमर कबीले से थोड़ी भी कमजोर नहीं थी। केवल संख्याओं की तुलना करके मुक कबीला प्राइमर कबीले से भी बहुत आगे निकल गया। आखिरकार प्राइमर कबीला एक व्यापारी कबीला था और मुक कबीले की तरह योद्धा कबीला नहीं था। बेशक ये मजबूत लोग मध्यम शक्ति वाले लोगों को संदर्भित करते थे, न कि प्राइमर टेंगशान की तरह शीर्ष शक्ति वाले लोगों को। आखिरकार उसकी तरह का वर्ग ऐसा कुछ नहीं था जो केवल कबीले के युद्ध के माहौल पर भरोसा करके आसानी से प्रकट हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण कारक व्यक्ति की प्रशिक्षण प्रतिभा थी। इस बिंदु पर दोनों कबीले बराबरी पर थे। काली आंखों की एक जोड़ी ने मुट्ठी को ठंडे अंदाज में देखा जो लगातार करीब आ रही थी। दमनकारी हवा ने जियाओ यान के शरीर पर कपड़ों को तब तक चपटा कर दिया जब तक कि वे जियाओ यान की त्वचा पर कसकर चिपक नहीं गए। जियाओ यान की आस्तीन के भीतर हरे रंग की लौ भी इस दमन के तहत बढ़ती खुशी के साथ मुरझा गई थी। गर्म ऊर्जा तेजी से एकत्रित हो रही थी। जैसे ही जियाओ यान जवाबी हमला करने के लिए ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का उपयोग करने वाला था, उसकी भौहें अचानक थोड़ी सी आपस में जुड़ गई क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने शरीर को रोक दिया जो आगे की ओर झुका हुआ था। उसी समय हॉल के भीतर एक स्पष्ट ठंडी कोमल चीख सुनाई दी, मुझान, अब रुक जाओ। जैसे ही कोमल चीख गिरी, हॉल के दूसरे कोने से बिजली की तरह एक चांदनी सफेद छाया चमकी। शरीर अजीब तरह से हवा में तैरता हुआ जियाओ यान के सामने आ गया। जियाओ यान ने अपनी आंखों के कोने से नालन यानरान की हवा में चलने की अजीब क्षमता को देखा। उसकी भौहें बिना किसी की नजर में आए हिल गई। इस महिला में 3 साल में बहुत सुधार हुआ था। हजार हवा जब वो जियाओ यान के सामने तेजी से आई तो नलन यानरान ने अपने सुंदर चेहरे से मुझान को ठंडे दिमाग से देखा, जिसने अपना हमला बंद नहीं किया। उसका बर्फ जैसा सफेद नाजुक हाथ उसकी विशाल आस्तीन से बाहर निकला और उसने अपनी लंबी पतली उंगली को हिलाने के लिए तैयार किया। 5 हल्के हरे रंग के बवंडर उसकी उंगली की नोक से उभरे, बिल्कुल 5 बेमिसाल
तीखे हरे रंग के नाखूनों की तरह। 5 तेज सर्पिल हवाएं वास्तव में अंतरिक्ष को चीरती हुई दिखाई दी, क्योंकि वे बेतहाशा घूम रही थी। उसने अपनी उंगली हिलाई और सर्पिल हवा बाहर निकल गई। तुरंत उन्होंने मुझान की मुट्ठी पर हिंसक रूप से वार किया, जो हरे रंग के कांटों से ढकी हुई थी। धमाका, विस्फोट की आवाज के बाद मुझान की मुट्ठी से लकड़ी के टुकड़ों की लहरें निकली। बवंडर में निहित भयंकर बल ने सीधे मुझान को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हर बार जब उसके पैर जमीन पर पड़ते तो वो जमीन पर एक गहरा पदचिन्ह छोड़ जाता। जब आखिरी कदम पड़ा तो म्यूझान की बाह जोर से कांप उठी। उसके शरीर से एक आकारिन शक्ति बाहर निकली और उसके शरीर के पीछे खंभे पर एक गहरा निशान छोड़ गई। नालन यानरान, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ 2 साल तक मिले बिना ही इतने मजबूत हो जाओगे। लगता है कि संप्रदाय के नेता युन युन ने तुम्हें सिखाने के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। म्यूझान ने अपनी मुट्ठी पर ताजा खून चाटा। उसने इस थोड़े से दर्द को अनदेखा करते हुए आश्चर्य से कहा, म्यूझान, ये नालन कबीला है, तुम्हारा म्यू कबीला नहीं। मिस्टर यान जियाओ हमारे नालन कबीले के मेहमान हैं और उन्हें तुम्हारे बेलगाम व्यवहार का शिकार नहीं होना चाहिए। नालन यानरान ने धीरे से कहा। म्यूझान की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी नजर हॉल में घुमाई। इसके बाद वो नालान जी और नालान सू पर रुका, जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ये जानते हुए कि उसने आज जियाओ यान पर हमला करने का अवसर खो दिया है। वो असहाय होकर अपना हाथ आगे बढ़ा सकता था। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और जियाओ यान को घूरते हुए कहा, नालान यानरान की वजह से मैं आज तुम्हें अपंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि भविष्य में याफी से दूर रहो, अन्यथा मैं कभी भी तुम्हारा सामना करूंगा। जियाओ यान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पहले की बातचीत के बाद उसे पता था कि म्यूझान का स्तर उसके अपने स्तर से थोड़ा ऊपर था। हालांकि अगर वो अपने छिपे हुए कार्ड का इस्तेमाल करता तो यह बताना मुश्किल था कि कौन जीतेगा या हारेगा। तुम्हें हिम्मत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजधानी लौटते ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जिस पर मैं कदम रख सकूं। मैं वाकई बहुत उत्साहित हूं। म्यूझान ने अपना मुंह खोला और जियाओ यान की तरफ मुस्कुराया। उसके सफेद दांत काफी घने लग रहे थे। किसी पर कदम रखने के लिए ताकत की जरूरत होती है। उस व्यक्ति पर कदम रखने से पहले अपने पैरों में छेद न करवा लो। जियाओ यान ने इस युवक के सामने जरा सी भी कमजोरी या कायरता नहीं दिखाई, जिसने अपने अहंकार और दबंग स्वभाव को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। उसके इस व्यवहार ने सभी को बेहद हैरान कर दिया। ठीक है, तुम दोनों को कम बोलना चाहिए। आज नालन कबीले की सभा है, सबका मूड खराब मत करो। ये 2 लोग जो आपस में लड़ रहे थे, नेलन यानरान को थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो असहाय होकर डांटने लगी। जियो यान ने अपने कंधे उचका दिए। उसकी नजर मुझान के शरीर से हटकर उस सुंदरी पर गई, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसकी उंगली धीरे से उसकी आस्तीन के भीतर फड़फड़ाने लगी। कुछ पल पहले नलन यानरान का हमला पहला हमला था, जिसे जियो यान ने उसे तब से इस्तेमाल करते देखा था जब से वो उससे मिला था। ये एक पहेली के टुकड़े की तरह था, मुझान को पीछे धकेलने में सक्षम होने के लिए, जो खुद के साथ समान रूप से लड़ रही थी। इस महिला की ताकत पिछले 3 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी थी। हालांकि उसने अभी जो डू तकनीक दिखाई थी वो निम्न श्रेणी की नहीं थी, लेकिन उच्च श्रेणी की डू तकनीक का बहुत उपयोग नहीं होता अगर उसे इस तरह की लड़ाई में एक शक्तिशाली डू क्यूई का समर्थन नहीं मिलता, जहां दोनों पक्षों का स्तर बहुत करीब था। धुंधले बादल संप्रदाय ने उसे तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये 3 साल का समझौता मजेदार होगा। जियो यान की निगाहें नालान यानरान के कोमल शरीर के खूबसूरत उभारों पर रुक गई और उसने अपने दिल में बुदबुदाया, छे भाग्यशाली बच्चा।
भीड़ के भीतर लियू लिंग ने देखा कि दो बहुत ही भारी लोग जियाओ यान की रक्षा कर रहे थे। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, अपने होठों को एक साथ दबाया और ठंडी हंसी में हंसा। उसके बगल में लिटिल प्रिंसेस ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी हुई थी। उसकी आंखें भीड़ के बीच से गुजरती हुई जियाओ यान को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों कबीलों को बहुत मूल्यवान लगे, अन्यथा प्राइमर टेंगशान और दादाजी नालन निश्चित रूप से म्यू कबीले को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लिए बोलेंगे। क्या रहस्यमयी आदमी है, ये अफसोस की बात है। लिटिल प्रिंसेस ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उसे यान जियाओं के प्रति अपने रवैये की याद आई और वो केवल फूट फूट कर हंस सकती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पहचानने में उसकी ओर से विफलता वास्तव में उसे ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति से दोस्ती करने का मौका खो देगी। अगर उसके सम्राट पिता या बड़ी बहन को इस बारे में पता चल जाता तो उसे शायद बहुत बुरी तरह से डांटा जाता। मुझान के मुंह का कोना फड़क उठा। उसके चेहरे पर मुस्कान बेहद बदसूरत थी। काफी देर बाद उसने असहाय होकर नालन जी और प्राइमर टेंगशान की निगाहों के सामने अपना हाथ फैलाया और कहा, दो बूढ़े साहब, मैंने पहले ही कहा है कि आज की बात सिर्फ एक गलतफहमी थी। ठीक है, जब तक ये दोस्त भविष्य में मुझे भड़काता नहीं है, मैं उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा। चलो इसे तुम दोनों का अपमान मानते हैं। नालन जी ने हल्के से सिर हिलाया। वो मुड़ा, हॉल की तरफ देखा और हाथ से ताली बजाई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सब लोग कृपया जारी रखें। ये युवा पीढ़ी की शरारत है। हर कोई इसे एक दिलचस्प प्रदर्शन देखने के तौर पर देख सकता है। हा हा। नालन जी की बातें सुनकर आसपास के दर्शकों को पता चल गया कि उनके लिए क्या अच्छा है और वे उसके पीछे पीछे चले गए और हंसने लगे, जिसके बाद वे सचेत रूप से तितर बितर हो गए और उन लोगों की तलाश करने लगे जो उनकी आंखों को भाते थे, जबकि वे शराब पीते और बातें करते रहे। हैं बूढ़े साथी, तुम सच में अच्छा प्रभाव डालने का कोई मौका नहीं छोड़ोगे। प्राइमर टेंगशान मुस्कुराया, नालन जी के करीब झुका और धीरे से कहा, बूढ़े साथी, ऐसा लगता है कि तुम सच में इस व्यक्ति को हमसे छीनने का इरादा रखते हो। नालन जी ने प्राइमर टेंगशान की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी और के घर भाग जाए तो ये एक ऐसी बात होगी जिससे किसी को बहुत बुरा सिरदर्द होगा। प्राइमर टेंगशान ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि याफी और युवा मित्र यान जियाओ बहुत अच्छी तरह से बातचीत करने में सक्षम है। क्या आप सहमत नहीं हैं? लेकिन छोटी भतीजी यानरान खुद को कम करने और युवा मित्र यान जियाओं के करीब जाने में सक्षम नहीं दिखती है। ही आखिरकार उनकी स्थितियां अलग हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपका पक्ष बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाएगा? नालन जी का मुरझाया हुआ चेहरा याफी की आंखों के कोने से घूम गया, जो जियाओ यान को खींच रहा था और उसके पूरे शरीर को देख रहा था कि कहीं वो लड़ाई में घायल तो नहीं हुआ है। फिर उसने अपनी पोती की तरफ देखा जो एक तरफ खड़ी थी और उसका चेहरा शांत और सुंदर था, जिस पर जरा सी भी हरकत नहीं थी। वो केवल अपनी आस्तीन हिला सकता था और उसने कड़वाहट से जवाब दिया, तुम सच में राजधानी लगाने को तैयार हो? बस इतना ही। प्राइमर टेंगशान बहुत प्रसन्नता से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में रखी रेड वाइन को एक ही बार में डुबो दिया। ओह, ठीक है, मैं सच में ठीक हूं। हालांकि उस आदमी से लड़ना मुश्किल है, लेकिन इस थोड़े से वार्म अप से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जियाओ यान ने असहाय होकर याफी को देखा, जो बार बार उसे परख रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, यह सुनकर कि जियाओ यान की आवाज में कुछ भी अलग नहीं था। याफी ने आखिरकार राहत की सांस ली। जियाओ यान को परखते हुए उसकी लंबी आंखें सदमे से भर गई। उसने धीरे से कहा, छोटे साथी, मुझे याद है कि जब तुमने वो टैन सिटी छोड़ा था तब तुम्हें डू जे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा था।
बस कितना समय हो गया है। तुम वास्तव में मुझान के साथ बराबरी से लड़ने में सक्षम हो? जियाओ यान मुस्कुराया। उस तरह के कठिन प्रशिक्षण का अनुभव करने के बाद इस तरह की वापसी कुछ ऐसी चीज थी जो उसे सामान्य लगी। नालन जियाओ जी, कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद। या फेई ने 2 कदम आगे बढ़ाए। नालन यानरान के पास आई और मुस्कुराई क्योंकि उसने जियाओ यान को धन्यवाद देने में मदद की। मिस्टर यान जियाओ, हमारे नालन कबीले के मेहमान हैं। मेरे लिए आगे बढ़ना स्वाभाविक है। वास्तव में मिस्टर यान जियाओ की ताकत के साथ ऐसा लग रहा था कि मेरी कार्रवाई शायद अनावश्यक थी। नालन यानरान ने जियाओ यान की ओर देखा। जब इस साथी ने उसे देखा तो उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे उदासीन होने लगी। इस तरह का व्यवहार, जो या फी के साथ किए गए व्यवहार की तुलना में एक ध्रुव के 2 छोर पर लग रहा था, ने वास्तव में नालन यानरान को कुछ हद तक अवाक कर दिया। याफी, हमने 2 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। तुम्हें मुझे इस तरह से अनदेखा करने की जरूरत नहीं है ना? बगल में खड़े मुझान, जिसने देखा कि याफी ने उसे एक नजर भी नहीं बख्शी, वो कड़वी मुस्कान के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं सका। युवा मास्टर मुंह, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। ये सिर्फ इतना है कि आपका गुस्सा कुछ ऐसा है जिसे याफी सहन करने के लिए पर्याप्त धन्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो याफी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। मैंने कभी किसी से सगाई का वादा नहीं किया, तो मैं कब से तुम्हारी औरत बन गई? याफी ने इस आदमी की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो वो एक बार फिर जियाओ यान के पास वापस चली गई। उसने उसकी आस्तीन खींची और धीरे से कहा, चलो कहीं और चलते हैं। जियाओ यान ने कोमल चेहरे वाले याफी की ओर देखा और फिर मुझान को देखा, जिसका चेहरा गुस्से में कुछ हरा हो गया था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और याफी को उसे हॉल के दूसरी तरफ खींचने दिया। वो कमबख्त बदमाश। मुझान की आंखें गुस्से से जियाओ यान की पीठ पर टिकी थी। उसने हिंसक तरीके से अपना हाथ हिलाया और फिर अपनी नजर नालन यानरान की ओर घुमाई। उसने कहा, यानरान, इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? चुप मत रहो। चाहे तुम इसे कैसे भी रखो, हम बचपन में खेले और लड़े हैं। मुझे मत बताओ कि तुम ये छोटी सी जानकारी भी बताने को तैयार नहीं हो। उग्र और क्रूर चेहरे वाले मुझान को देखकर यानरान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं यान जियाओ की वास्तविक पृष्ठभूमि के बारे में वास्तव में अनिश्चित हूं, लेकिन उसकी दवा शोधन कौशल असाधारण है। मेरे दादाजी का जहर ऐसा था जिसके बारे में एल्डर गुहे भी कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वे इसे बाहर निकालने में सक्षम हैं। मुझे बस इतना ही पता है, किसी भी मामले में बेहतर होगा कि आप उनके पास न जाएं और मुसीबत में न पड़े, अन्यथा आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में पा सकते हैं। नालन यानरान ने उसे याद दिलाया। फिर वो मुड़ी और धीरे धीरे हॉल में चली गई। मुझान को उसी जगह पर अकेला छोड़ दिया और अपने दांत भींचे, स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ। मुझे परवाह नहीं है कि आपकी पहचान क्या है, मुझे मौका मत दो। मुझान ने अपने दांत भींचे और निर्दयता से नरम आवाज में कहा।